नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल बख्त जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा शमीर, उसकी ये 7वीं एपिसोड है और इस नावल के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मैंने एक नया नावल स्टार्ट किया है अनकबूत, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टाइमली आप लोगों को वो नावल प्रोवाइड करूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ सुनिएगा। वैसे मैंने उसकी काफ़ी एपिसोड्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, 8 एपिसोड्स तक रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन आज आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड मिलेगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उसमें मैंने जो भी बातें की हैं, स्टार्ट में बातें करने का मकसद यही होता है ताकि आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा एक्टिव होकर सुने और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको भी अच्छे से सुने। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी ड्रामा पर रिव्यू दूँ या जो भी मैं देखती हूँ, जो भी एपिसोड्स, तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। उसकी तफसील मैंने सारी अनकबूत क्या कहते हैं पहली एपिसोड में बोली है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्लोथिंग से रिलेटेड मेरा सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि यार आगे जाकर मैंने इस चीज़ को लेकर चलना है। अभी वैसे मैंने 6 मंथ का टारगेट रखा है कि अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग हमेशा से मेरे साथ हो, लेकिन अब थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, क्योंकि मैं अब ये सारी बातें किसी शॉर्ट नॉवेल्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि शॉर्ट नॉवेल्स की ऑडियंस ज़्यादा होती है तो मैं उधर बोलूँगी, लेकिन अभी भी मैंने आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। सफ़ीर उस वक्त हाले के साथ गाड़ी में था। आज हाले को एक सेमिनार में जाना था। वहाँ से फारिग होते ही उसने सफ़ीर को कॉल कर ली थी और वो उसको लेने आ भी गया था। वो लोग घर से थोड़ा ही दूर थे। सफ़ीर को शम्स सुल्तान की कॉल मौसूल हुई। उसके चेहरे पे साया सा लहराया था, लेकिन वो जल्दी खुद को कंपोज कर गया था और बस ओके डैड, मैं पहुँच रहा हूँ कहकर कॉल काट दी थी। हाले अपने मोबाइल पे लगी थी, उसने ध्यान नहीं दिया था। इज़ एवरीथिंग फ़ाइन? उसने स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर सवाल किया था। सफ़ीर कुछ सोच रहा था, उसने जवाब नहीं दिया। हाले ने सर उठाया था। सफ़ीर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब ठीक है? अब के वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। हाँ सब ठीक है। वो मुस्कुराया था। हाले भी उसको देखकर मुस्कुराई थी। तभी उसको अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने झुककर चेक देखा तो उसको एक बोतल दिखी। वो उसको हाथ में लेकर सीधी हुई, लेकिन जैसे ही उस पर लिखी तहरीर पे नज़र गई, हाले ने गोया करंट खाकर उस बोतल को दूर फेंका था और अपने बैग से टिश्यू निकालकर अपने हाथों को रगड़ने लगी थी। सफ़ी ने अचंभे से उसको देखा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये किसकी है? उसने नीचे पड़ी बोतल की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। जिसकी ये गाड़ी है। भला का सुकून था उसकी आवाज़ में। आप ड्रिंक करते हैं? वो मारे हैरत के बस इतना ही बोल पाई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो काम है और जिन पार्टीज़ में मैं मधु होता हूँ वहाँ ये सब आम है। मैं अगर इन सब से दूर भागूंगा तो सब मुझे दकियानूस समझेंगे। हाले ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आम से लहजे में कह रहा था, जबकि हाले पर तो हैरतों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। आप गुनाह को आम कह रहे हैं सफ़ीर? अगर ये आम है फिर तो वहाँ और भी बहुत कुछ आम होगा। उसके बारे में क्या ख्याल है आपके? आखिर में उसका लहजा तंजिया हो गया था। अगर तुम्हारा इशारा औरतों से ताल्लुकात की तरफ है तो हाँ, मेरे लिए ये सब भी आम है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार। ग्रो अप। मुझे ये लगा था कि तुम मॉडर्न हो, हर चीज़ समझती हो, तुम मेरा सर्कल समझ लोगी, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करती हो ना यार। क्या हो गया है तुम्हें? मोहब्बत में तो लोग कातलों को भी कबूल कर लेते और एक तुम हो। उसने अफसोस से सर झटका था। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? उसका लहजा ठंडा था। आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं मोहब्बत करती भी हूँ तो मैं इसमें आपका माजी कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपका दागदार हाल नहीं। मैं गलत को गलत कहूँगी, चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाऊँ। मेरे नज़दीक ये सब गुनाह है। अगर आप इनको छोड़ने पर राज़ी हैं तो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हूँ, लेकिन अगर आप इस सब को डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक़ मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका लहजा नरम और दो टोक था। और अगर मैं ये सब ना छोड़ूं तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। उसका लहजा सपाट था। तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज कर रही हो हाले? क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ। मैं तो 5 नमाज़ें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं कुरान हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ। चैरिटी भी कभी कभी करती हूँ। झूठ भी बोलती हूँ ज़रूरतन, लेकिन सफ़ीर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब ठीक है, गुड है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। अगर ये सब नहीं करूँगी तो मुआशरा क्या कहेगा? मैं इस पर काम कर रही हूँ। इन आदत को छोड़ने की कोशिशें कर रही हूँ। मेरा हर गुजरता दिन अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक जंग है, और एक दिन मैं ये जंग जीत भी जाऊँगी। वो सांस लेने को रुकी थी। सफ़ीर बहुएं भिंचे उसको सुने जा रहा था। निगाहें सड़क पर मरकूज थी।
सफ़ीर, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुराई ना हो, वो कोई इमाम काबा हो, लेकिन वो कम अज़ कम अपनी बुराई को कबूल करे, अपना गुनाह मान ले और दोबारा वो सब ना करने का अहद करे। अपने गुनाह और गलती का इल्ज़ाम किसी और को ना दे। कोई आपका हाथ पकड़कर आपसे गलती या गुनाह नहीं करवाता, आप अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं। आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ होती है, तभी आप कोई भी गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया हूँ हाले, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूँगा, अब खुश? नहीं सफ़ीर, आप नहीं समझे। ये सब आप सब बस बात ख़त्म करने को कह रहे हैं। आप मेरे लिए ये सब मत छोड़िए, अल्लाह के लिए छोड़िए। गुनाह किसी की इंसान के लिए नहीं छोड़ा जाता, गुनाह अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है। नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही, मैं बस एक बात कर रही हूँ। उसका लहजा नरम और सादा था, कोई तंज, कोई बर्तरी की ख्वाहिश उसके लहजे में ऐसा कुछ नहीं था। इतने वो लोग अस्पताल पहुँच गए थे। ये वही अस्पताल था जहाँ हाले कभी उमर को लेकर आई थी। हाले ने हैरत से इधर उधर नज़र दौड़ाई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं, सब ठीक तो है ना? उसके लहजे में परेशानी थी। सफ़ीर ने गहरी सांस भरी थी। अगर तुम पैनिक ना करो तो बताऊंगा। बताइए सफ़ीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बड़े पापा का बीपी शूट कर गया था, डैड उनको अस्पताल लेकर आए हैं। महर और मम्मी भी यही हैं, तो मैं तुम्हें भी ले आया। और फिर हाले ने कुछ और नहीं सुना था, वो फ़ौरन गाड़ी से उतरी थी वो और भागती हुई अंदर की जानिब गई थी। सफ़ीर उसके पीछे भागा था। थोड़ी देर बाद वो मिराज सुल्तान के बेड के पास बैठी खफगी से उनको देख रही थी। वो अब बहुत बेहतर थे। उनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ ज़रूरी टेस्ट्स के बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी गई थी। अब मुझे ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? ऐसे तो नहीं शुगर हाई हो जाता, आपने ज़रूर कुछ मीठा खाया होगा, है ना? बच्चे, मैंने कोई मीठा नहीं खाया, ये एक अलग मामला है। घर चले तो सब बता देता हूँ। वो नरमी से गोया हुए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा, मैं डर गई थी। हाँ, मंगनी वाले दिन से कुछ परेशान है बाबा। कि आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा था। जहन के नहा खाने पे एक दराज कद से आंखों वाले नौजवान ने दस्तक दी थी। कोई ऐसा जो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करता और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त देता तुम्हें। लेकिन खैर, वक्त के आगे किसकी चलती है। उसी वक्त उनका सेक्रेटरी फरहाद नॉक करते हुए अंदर आया था। सर, कोई हयात साहब आपसे मिलने आए हैं। वो चौंके थे लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। उन्हें 5 मिनट बाद ले आओ, फरहाद से कहकर वो अब हाले की तरफ मतवज्जे हो चुके थे। बेटे, अब तुम घर जाओ। अब और अपनी माँ को कुछ ना बताना। मैं सफ़ीर के साथ आ जाऊँगा, ठीक? हाले समझ गई थी वो इस हयात साहब से अकेले में मिलना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा, वो उनका हाथ चूमती बोली थी और फिर अपना बैग उठाकर चली गई थी। महर और फरवा चची वेटिंग रूम में उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसको आते देख दोनों खड़े हो गए थे। कैसे हैं अब मिराज बाबा? महर ने परेशानी से इस्तफसार किया था। ठीक है, बिल्कुल, बल्कि थोड़ी देर तक घर आ जाएंगे। अभी हम सब घर जा रहे हैं। ड्राइवर को कॉल कर दी है आपने? उसने सवाल किया था। हाँ, वो बाहर खड़ा है, चलो चलते हैं। मैडम, आप वही हो ना जो उस दिन अपने शौहर के साथ आई थी? अब कैसे हैं जी वो? अल्लाह भला करे उनका। जाते जाते मुझे मेरे बेटे के स्कूल की फ़ीस के लिए 10,000 दे गए थे। एक अधेड़ उम्र नर्स हाले को गौर से देखती पूछ रही थी। हाले का रंग उड़ सा गया था लेकिन जाहिर न होने दिया। क्या बकवास कर रही हो, इसकी अभी शादी भी नहीं हुई। महर ने उसको डपटा था, जबकि फरवा ने सोचती नज़रों से हाले का जायज़ा लिया था। वो फरवा थी। उन्होंने हाले की उड़ी हुई रंगत देख ली थी। मैडम, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। मैंने खुद ही तो उनको इंजेक्शन लगाया था। जर्द जोड़ा पहन रखा था उन्होंने, मुझे सब याद है। वो औरत तो जैसे अपनी बात मनमाने पे तुल ही गई थी। देखो, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे इंतज़ामिया से। खामोशी से जाओ यहाँ से, तंग ना करो, महर ने झुंझलाकर कहा था। वो औरत कुछ बुड़बड़ाती हुई चली गई थी। हाले ने सुकून का सांस लिया था, जबकि फरवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। उनका जहन किसी और नहज पे सोच रहा था। दूसरी तरफ मिराज सुल्तान अस्पताल के बेड पर नीम दराज थे जब हल्की सी दस्तक उनके कानों में पड़ी। 2 उंगलियों से टिक टिक की आवाज़ और फिर बगैर अंदर से कोई आवाज़ सुने वो दरवाज़ा खोलकर आ गया था। जब उसको इजाज़त चाहिए ही नहीं होती तो वो दस्तक देता क्यों था? उसने आज से 8 टी-शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। सर पे पी कैप, शेव हल्की बढ़ी हुई, बाल माथे पे बिखरे हुए, आंखें सपाट सी। अंदर कदम रखते ही उसने दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाल लिए थे। वो कदम कदम चलता उनके बेड के पास रखी कुर्सी पे बैठ गया था। बोला कुछ भी नहीं। तुम आजकल मेरी फैमिली के कुछ ज़्यादा ही आसपास नज़र आने लगे हो, खैर तो है? उनका अंदाज़ मशकूक सा था। भूले मत, ये सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है, मेरा भी उतना ही हक है उन सब लोगों को देखने और मिलने का। खैर ये बताइए, आज ये उम्र रसीदा जज साहब ने अस्पताल का रुख क्यों कर लिया? उसका अंदाज़ लापरवाह सा था, जबकि उसकी आंखों में फ़िक्र वाज़े थी। जैसे तुम तो नहीं जानते होगे।
जानता तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी बीमार के मुंह से उसका हाल सुनना एक अलग चीज़ है। वो साइड टेबल पर रखी दवा के शीशियों की जगह आगे पीछे करता बोल रहा था। मिराज सुल्तान से बात करते वक्त वो उनकी आंखों में नहीं देखता था। उसे शायद डर रहता था कि वो उसकी आंखें पढ़ लेंगे। शम्स ने मेरी ज़मीन बेच दी है। उनके लहजे में गुस्सा और अफसोस बैक वक्त डर रहे थे। गलत मिस्टर शम्स ने आपकी ज़मीन का बस सौदा किया है, बेची नहीं। अब तक कागजात आपके पास महफूज हैं। चूँकि इस ज़मीन की अटॉर्नी आपके पास है तो कोई कैसे इसे बेच सकता है। आपका भाई पार्टी से मिल सकता है, सौदा कर सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। वो अब भी दवाइयों के शीशियों के साथ लगा था। तुम्हें कैसे पता? उनके लहजे में हैरत थी और खुशी भी। मुझे सब पता होता ही है। वही बेनियाज लहजा। लेकिन फरहाद ने तो कुछ और ही बताया। फरहाद को ये आधी अधूरी खबर भी मैंने दी थी। वो ऐसे बता रहा था जैसे अभी मिराज सुल्तान उसको कोई तमगा देंगे। और एक और बात, आपका सेक्रेटरी किसी काम का नहीं है। ऐसा करें उसको निकाल दें और मुझे उसकी तनख्वाह जितने पैसे दे दिया करें। क्या ख्याल है? वैसे भी उससे ज़्यादा तो आपके काम मैं कर देता हूँ। क्या करोगे इतने पैसे? वो मुस्कुराए थे। पैसों में खेलूँगा। आपको पता तो है मैं कितना पैसा परस्त हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कभी कंपनी चक्कर लगाऊँ और शम से कहूँ ज़रा मेरा हिस्सा तो रखिए मेरे हाथ पे। सच हाथ बहुत तंग है आजकल। बदतमीज़। रिलेशनशिप टाइटल नहीं इस्तेमाल कर सकते तो जनाब या सर ही कह लो। उसने तो जैसे सुना ही नहीं। मिराज ने बात बदल ली थी। मैं हेवन को हाले और हसन के नाम करना चाहता हूँ। हाले की शादी पे उसको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब वहाँ की भाग दौड़ किसी जवान और मजबूत हाथों में दे दूँ। हाले की शादी? उनका रिश्ता कब हुआ? उसने गर्दन उठाई थी। बाकी सारी बातें जैसे बेमायनी थी। 2 दिन पहले उसकी मंगनी हो गई है सफ़ीर के साथ। बहुत खुश है वो आम से लहजे में बता रहे थे। उमर दोबारा गर्दन झुकाए उन शीशियों पे झुक गया था, लेकिन इस बार उसको सारी तरतीब भूल गई थी। कौन सी शीशी कहाँ रखनी है? आपने बताया नहीं। वो बहुत देर बाद बोला था। उसको कुछ बुरा लगा था, बहुत बुरा। तुम्हें तो सब पता होता है, उन्होंने तंज किया था। उमर फीका सा मुस्कुराया था। आप हेवन को बेशक हाले के नाम कर दें, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दें। उसका लहजा सादा था। वो उनकी आंखों में देखकर बोला था। उन्होंने उसकी आंखें पढ़ ली थी। वहाँ कोई साजिश, कोई लालच, कोई मफाद नहीं था, बस फिक्र थी, मुखलिसी थी। क्यों? उन्होंने सवाल किया था। क्योंकि हाथ वही मजबूत होते हैं जिनको किसी हाथ के छूटने का खौफ नहीं होता। मेरे हाथ, उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, ये बेखौफ है, ये निडर है। इनके पास खोने को कुछ नहीं। आपकी बेटी, उनके दोनों हाथ खौफज़दा हैं। उनके पास खोने को बहुत कुछ है। आपको शम्स और सफ़ीर पे एतबार नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेज रहे हैं जिस घर का एक फ़र्द आपकी ज़मीन का सौदा आपकी इजाज़त के बगैर कराता है। कल को ये ज़मीन उनकी बहू की प्रॉपर्टी होगी। सोचिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। वो अपने अज़ली बाएतमाद लहजे में बोल रहा था। मैं इस बारे में सोचूंगा। मिराज सुल्तान ने गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। वैसे तुम मेरी प्रॉपर्टी के मामलात पे इतनी नज़र क्यों रखे हुए हो? उनकी आंखें मशकूक अंदाज में सुकड़ी थी। जाहिर है आपका वारिस हूँ। आप खुद ही तो कहते हैं आपका बेटा हूँ। फिर आपकी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा हुआ ना। मैं तो बस अपने हिस्से पे नज़र रखे हुए हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोल रहा था। गाल का गढ़ा वाजे हुआ था। एक धेला नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे? वो खफकी से बोले थे। देख लेंगे। वैसे ये मिर्ज़ा के कुछ ज़्यादा ही परपुर्जे निकलने लगे हैं। आप इजाज़त दे तो गवर्नर हाउस की हवा खिलवाऊँ उसको, या फिर 2 दिन के लिए उठवा लेते हैं, क्या ख्याल है? मिराज सुल्तान ने उसको अफसोस से देखा था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब ऐसे तो नहीं थे। उमर तुम क्या बनते जा रहे हो? उनके लहजे में रंज सा था। वो तल्खी से मुस्कुराया था। जानता हूँ मैं मासूम था, है ना? इस दुनिया में आपको कदम कदम पे भेड़िए मिलेंगे जज साहब। इन भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए उनसे बड़ा भेड़िया बनना पड़ता है। मैंने भी बस वही किया। मैं अब वो मासूम उम्र नहीं रहा। अब मैं एक ऐसा भेड़िया बन गया हूँ कि अगर किसी से ज़रा भी खतरे की बू महसूस हुई तो चीर फाड़ दूंगा। मुझे ऐसा वक्त ने बनाया है जज साहब। कोई भी शौक़ से ऐसा नहीं बनता। वो उनको देख नहीं रहा था। उसकी नज़रें अपने जोकर्स पे जमी थी। कहा ना वो उनकी तरफ देखकर बात नहीं करता था। खैर शादी कब कर रहे हो? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। मुझे एक लड़की पसंद है। कुछ दिनों में उसको प्रपोज़ करूँगा। शादी के लिए देखते हैं क्या होता है। उसका लहजा आम था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अलवही सी चमक थी। मिराज सुल्तान खुश हुए थे, बेहद खुश। तुम्हें यकीन है वो हाँ कर देगी? मुझे यकीन है वो ना कर देगी। वो फ़ौरन से पहले बोला था। उनकी खुशी मानित पड़ गई थी। जोश ठंडा पड़ गया था। तो फिर प्रपोज़ करने का मतलब? उन्होंने दांत कचकचाए थे।
मैं रिस्क लेना चाहता हूँ ताकि बाद में ये पछतावा न रहे कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मुझे भी ले चलो साथ, मैं उसको देख ही लूँगा, शायद मेरे बात करने से मान जाए। आपसे बात ही तो नहीं करवा सकता। वो इतना हल्का बुड़बड़ाया था कि बामुश्किल खुद सुन पाया हो। कुछ कहा? जी, मैंने कहा कि आप जैसे उम्र रसीदा लोगों का हम जैसे जरी जवानों के साथ क्या काम। वैसे सुना है इस जरी जवान को जब गोलियां लगी तो एक लड़की इसको कंधे पे डालकर अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई थी। मैंने तो ये भी सुना है कि जज साहब से उनकी महबूब बीवी नाराज़ हैं, इसलिए वो आजकल ज़रा अखड़े अखड़े रहते हैं। उसने भी ताक कर निशाना लगाया था। अभी वो कुछ कहते कि सफ़ीर और बख्श दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उमर ने पीकैप चेहरे पे आगे को कर ली और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया। सफ़ीर ने उसको जाते देखा था। बख्श के हाथ में कुछ दवाइयों के शापर थे। उसने भी मुड़कर उस स्याह शर्ट वाले नौजवान को देखा था। ये कौन था बड़े पापा? है एक बहुत करीबी, तुम नहीं जानते बेटे। सफ़ीर ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। वो खामोशी से उनको उठाने लगा था। उनको घर जाना था। यूसुफ सुल्तान अपने किसी दोस्त की अयादत को गए हुए थे। जब वापस आए तब तक महर, हाले और परवा के साथ घर आ चुकी थी। दादा जान लॉन में बैठे थे जब महर उनके और अपने लिए चाय बनाकर ले आई थी। परवा और हसीना बेगम भी उस वक्त लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठी थी। वो अपने वादे के मुताबिक उसके साथ सुबह वॉक भी करते, चाय भी पीते, उसका लाया खाना भी खाते। गर्ज के उन दोनों के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो चुकी थी। जिस तरह घर वालों ने उनकी नाराज़गी पर सवाल नहीं उठाया था, बिल्कुल उसी तरह सुल्तान मंजिल के मकीन इस सुलह पे भी खामोश थे। महर ने यूसुफ सुल्तान के लिए चाय बनाकर कप उनको थमाया था। उसी वक्त हाले लॉन की जानिब आती दिखाई दी। हाले को देखकर दादा जान की आंखें चमक उठी थी। वो अब उनके नज़दीक आ गई थी। दादा जान ने हमेशा की तरह उसके लिए अपने बाजू बाह किए थे। महर का थमाया हुआ कप उन्होंने मेज़ पर रख दिया था। हाले उनके पास आते ही झुककर उनके गले लग गई थी। मेरा सुकून यूसुफ सुल्तान पूरा सारा तेन ते कुर्बान, वंजे मेरी आल औलाद तेन ते घुरान। मेरा सुकून यूसुफ सुल्तान पूरा का पूरा तुम पे कुर्बान, उसकी आल औलाद तुम पे वारी जाए। मेरे को मक्खन लांदे पे हो, तुसा सब समझ आंदा है। मेरे को मुझे मक्खन लगा रहे हैं आप सब समझती हूँ मैं। वो उनसे अलग होते हुए उनके साथ रखी कुर्सी पे बैठती बोली थी। फरवा तो महर को देखा था, उनकी आंखों में तमस्कुर था। गोया कह रही हूँ वो हाले के होते हुए तुम्हें नहीं देखेंगे। महर ने नज़रों का जाविया बदल लिया था। महर माँ, हाले के लिए भी चाय बना दो। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोले थे। हाले के होते हुए वो किसी को कैसे देख सकते हैं। हसीना उन सबसे बेनियाज चाय को घूंट घूंट अपने हलक में उतार रही थी। मैं चाय नहीं पीऊँगी दादा जान, कॉफ़ी का क्या आई हूँ, नरगिस को आती ही होगी। फिर मैं भी चाय नहीं पीऊँगा। उन्होंने मेज़ पर रखा कप थोड़ा और दूर रख दिया था। महर को लगा था जैसे उन्होंने चाय का कप नहीं, महर को बीच से हटाया हो, लेकिन खामोश रही। हाले, तुम्हारे बाबा अब तक क्यों नहीं आए बेटा? हसीना ने गर्दन मोड़कर पूछा था। हाले ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि फरवा बोल पड़ी। आपके मिराज सुल्तान साहब ने मेरे शौहर शम्स सुल्तान पे पूरी फैक्ट्री के सामने हाथ उठाया और फिर अपना ही ब्लड प्रेशर और शुगर हाई करवाकर अस्पताल पहुंच गए। मैं, महर और हाले वहीं से तो आए हैं अभी, और मेरा बेटा अब तक भाई साहब की चाकरी में मसरूफ़ है। मेरी होने वाली बहू ने बताया नहीं क्या आपको? वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कारदार लहजे में बोल रही थी। हाले ने बेख्तियार माथे को हाथ लगाया था, जबकि यूसुफ सुल्तान और हसीना को तो जैसे सांप सूंघ गया था। महर बगैर कुछ बोले दादा जान की छोड़ी हुई चाय पीने लगी थी। उसका दिल जल रहा था। चाय बदमज़ा और ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसको जैसे फ़र्क ही ना पड़ता। उसी वक्त शम्स की गाड़ी पोर्च में रुकी थी। वो लंबे लंबे डग भरते अंदर की जानिब जा रहे थे। फरवा भी उठकर उनके पीछे चली गई थी। वो ज़ख्मी शेर की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। कोट उतार कर दूर फेंक दिया था। चेहरे पे बेतहाशा गुस्सा था। ड्रेसिंग की आधी चीज़ें ज़मीन की नज़र हो चुकी थी। वो बार बार चेहरे पे हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करते। उसी वक्त फरवा कमरे में दाखिल हुई। उनको देखकर शम्स ने चेहरे के जाविये बिगाड़े थे। मैं इस वक्त तुम्हारी मकरूह शक्ल नहीं देखना चाहता। बेहतर होगा तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो अपने लहजे को बामुश्किल नॉर्मल रखते बोले थे। 1000 वो बाजू सीने पे बांधे अजीब से लहजे में बोली थी। शम्स ने रुक कर अचंभे से उनको देखा था। 1000 लोगों के सामने उन्होंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा, तुम्हें गालियाँ दी। उनकी आंखों का तमस्कुर, शम्स ने खुद को जिल्लत किया था गहराइयों में डूबता महसूस किया। उस दिन
उस दिन तुमने सफ़ीर के रिश्ते के लिए हाँ इसीलिए की थी ना, ताकि तुम्हें हाले का हिस्सा भी मिले। तुम जानते थे हाले के हिस्से में हेवन भी आएगा, और वो ज़मीन भी तुमने अपने बेटे को बेचा। शम्स तुम कैसे कर सकते हो ये? तुम इतने लालची, इतने इमोशनलेस कैसे हो गए? शम्स चंद लम्बे खामोशी से उनको देखते रहे, और जब बोले तो उनके लहजे में आग सी तपिश थी। 20 साल पहले उस होटल रूम में जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरे इमोशंस नोच लिए। उस मंज़र ने मेरे दिल से मोहब्बत नोच ली। उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात और पैसे के लिए जीता हूँ। मेरा वाहिद इश्क मेरी कंपनी है। फरवा ने डुबडुबाई आंखों से उनको देखा था। मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था शम्स। मैं वहाँ तुम्हारे लिए गई थी। अगर वो जापानी बिजनेसमैन तुमसे डील ना करता तो तुम सड़क पे आ जाते। मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। तुम मेरा इश्क हो। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। उनका लहजा रंधा हुआ था, मस्कारे से लदी आंखों में आंसू थे। क्या मैंने कहा था तुम्हें ये सब करने को? वो धाड़े थे। अपनी बदकिरदारी को मुझ पे मत थोपो जाहिल औरत। मैं कंगला हो जाता, दिवालिया हो जाता, सड़क पे आ जाता या भीख मांगता, मुझे फ़र्क ना पड़ता अगर तुम मेरे साथ वफादार रहती। मैं तुम्हारी वफादारी को यहाँ सीने पे हाथ रखा था, यहाँ रख कर कहता मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया, मेरा गरूर छीन लिया। मुझे बर्बाद तो तुमने किया फरवा। अब तुम मुझे अपनी बदकिरदारी की जस्टिफिकेशन दोगी? अब तुम कह रही हो तुम शर्मिंदा हो? उनके लहजे में तनफुर था, दुख था, नफरत थी। बल्कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं फरवा। मैंने अपने भाई का हक मारा था ना, मैंने उसके साथ जुल्म किया था, मुझे उसका बदला मिल गया। किसी का हक मारना इतना आसान नहीं होता, मैंने जान लिया। मैंने कई बार वहीद को ख्वाब में देखा था, उदास, मगमूम, परेशान। लेकिन उस रात फरवा, उस रात वो कह के लगा रहा था, उसकी वो खोखली हंसी मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुमने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है फरवा। मैंने खुद के साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं बदनीयत हो गया था। पापा जान सही कहते थे, बदनीयतां दे घर नहीं वसदे। लेकिन मैं नहीं समझा। मैंने खुद के साथ जुल्म किया, बड़ा जुल्म। वो आजर्दा से लगते थे। मैंने वो सब कुछ हमारी फैमिली के लिए किया, हमारे बेटे के लिए किया शम्स। उनके आंसू मुसलसल बह रहे थे। तुमने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया। तुम्हें नए नए मर्दों की आदत थी, पहले वहीद, फिर मैं, इसके बाद वो जापानी बिजनेसमैन, और ना जाने कितने लोग, कितने मर्द और होंगे। और किस बेटे की बात कर रही हो तुम? पता नहीं वो मेरा बेटा है भी या नहीं। उन्होंने बोलकर सर झटका था, और बस ये बात परवा के दिल में नश्तर की तरह खुब गई थी। शम्स, वो चिल्लाई थी। ना 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 ना, चिल्लाना मत। तुम इस पोजीशन में नहीं हो हनी। आवाज़ उठाने को, चिल्लाने को साफ सुथरा किरदार चाहिए होता है। बात में वज़न पैदा करने को दयानतदारी चाहिए होती है। खुद पे एतमाद करवाने को अपनी वफा साबित करनी पड़ती है। और तुम मेरी जान, तुम्हारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो, मेरे पास तुमसे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। वो बेजारी से कहकर अपना लैपटॉप उठाए सोफ़े पे जा बैठे थे। वो कदम कदम चलती ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हो गई थी। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश, जैसे पत्थर का बुत हो। काफ़ी देर बाद जब वो बोली तो उनकी आवाज़ में बरसों की थकन थी। मैंने इस शादी को बचाने की हमेशा कोशिश की, तुमसे मोहब्बत की, इश्क किया। उनका हाथ अपनी गर्दन में पहने नाजुक से हीरो के नेकलेस पे था। तुम्हारे लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुद को भी बेच दिया। अब वो उस नेकलेस पे हाथ फेर रही थी, मोहब्बत से, नरमी से। मुझे लगा था तुम हमारे बेटे की वजह से इस ताल्लुक़ को निभा रहे हो, लेकिन नहीं, तुम तो उसको अपनी औलाद ही नहीं मानते। तुम सब यूसुफ सुल्तान की सारी औलाद को अपना भरम बहुत अजीज़ है। तुम मुझे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हारा भरम टूटेगा, तुम्हारी चॉइस पे बात आ जाएगी। वो नगीन, उसने वहाज की मारे बर्दाश्त की, लेकिन कभी 1 रुपया भी मांग कर नहीं लिया। उसको भी अपना भरम रखना था। और वो द लेजेंडरी मिराज सुल्तान, उनकी बीवी, उनको ये तक नहीं पता होता कि उनका शौहर मरा या ज़िंदा है, लेकिन वो उफ तक नहीं करते। तुम लोगों की गर्दन नहीं झुकती, अकड़ नहीं टूटती, लेकिन इस बार गर्दन भी झुकेगी, अकड़ भी टूटेगी। इस बार मैं तुम्हारी शहरक काटूंगी। और उन्होंने इतनी ज़ोर से खींचकर नेकलेस गर्दन से उतारा था कि हल्की हल्की खराशें पड़ गई थी, गर्दन सुर्ख होने लगी थी। ये नेकलेस तुमने मुझे हमारी शादी पे दिया था। आज हमारी शादी ख़त्म हो गई, हम दोनों का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। उनकी आवाज़ में कर्ब था, आंखें खुश्क, ऐसे जैसे दरिया खुश्क होते हों। शम्स खामोश मगर चुभती नज़रों से उनकी पुश्त को देख रहे थे।
मैंने तुमसे, महर से और सफ़ीर से बहुत मोहब्बत की, लेकिन तुम सब ने मुझे दुख दिए। सफ़ीर ने मेरी बात ना मानकर, महर ने अपनी मर्ज़ी करके, और तुम्हारे दुखों का कोई हिसाब नहीं मेरे पास। शम्स, तुमने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। लेकिन वो अब उनकी तरफ मुड़ी थी। लेकिन मैं शम्स, मैं कभी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे गुनाह छुपाऊंगी, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हारी गलतियां माफ़ करूंगी, तुम सबको तुम्हारे बुरे वक्त से खींच कर निकाल लाऊंगी। मैं तुम सब का साथ दूंगी, हर वक्त, हर मामले में, हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। साए की तरह, गुनाहों की तरह, फरिश्तों की तरह, शैतान की तरह। मुझे जो बनना पड़ा मैं तुम तीनों के लिए बनूंगी। उस रात तुमने होटल रूम में जो कुछ देखा, मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। अगर दोबारा मौका मिला, अगर दोबारा तुम पे वक्त पड़ा, तो मैं फिर वही सब करूँगी, क्योंकि मैं तुम तीनों से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें हेवन चाहिए ना, मैं तुम्हें ला कर दूँगी। महर को सफ़ीर और यूसुफ सुल्तान चाहिए, मैं ला कर दूँगी। उनके रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे थे। शम्स ने नागवारी से सर झटका था। तुम्हारा हुस्न और जवानी तो ढल गई है, अब क्या बेचोगी? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, फरवा मेरे मामलात से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुझे हेवन चाहिए और मैं लेकर रहूँगा। बहुत कर ली गुलामी, अब मैं अपनी सल्तनत बनाऊँगा। तुम्हें पता है, मैंने भाईजान से भी झूठ कहा। मैंने इस ज़मीन का सौदा 5 गुना ज़्यादा में किया था, और वो लोग वहाँ एक होटल बना रहे हैं, एक 7 स्टार होटल। मुझे उस होटल में 20% देने को राज़ी हैं। फ़हीम साहब, दादा जान को भाई से बड़ा प्यार था। मैं कभी नहीं समझ सका क्यों वो हमेशा कहते थे असली सुल्तान तो मिराज है। मैं उनकी बात पे गौर नहीं करता था, लेकिन अब मैं सब समझ गया। वो उनसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि भाई ज़हीन थे। बाबा ने सारी ज़िंदगी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा जमा किया, लेकिन भाई ने एक ही बार प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी ऐसी जगह के सोने के भाव बिके। जब बाबा ने उनको फंड्स देने चाहे तो उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और जब दोबारा डोनेशन दी तब उन्होंने अपने अस्पताल के लिए मशीनरी खरीदी। मैं कभी उनके जैसा ज़हन नहीं पा सका, लेकिन तुम देखना फरवा, हेवन मेरा होगा, मेरा किला बनेगा, वहाँ मैं हुकूमत करूँगा वहाँ, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। सो बेहतर है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मलून औरत। अब किसी और का हुस्न, किसी और की जवानी बेचोगी, वहीं जिसका हुस्न मुझसे ज़्यादा मकबूल है, जिसकी जवानी अभी जौबन पे है, जिससे मेरे कहीं हिसाब बाकी हैं, अपने सारे हिसाब लूँगी मैं। वो बोलकर कमरे का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई थी। शम्स ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तकरीबन आधा घंटा बाद उनकी उंगलियों ने कोई पैगाम टाइप किया था और फिर सेंड का बटन दबा दिया था। वो एक लाइन पर मुश्तमिल पैगाम उड़ता हुआ गया था और मतलूबा शख्स को मौसूल हुआ था। उस पैगाम में लिखा था, मैं शम्स सुल्तान की बीवी फरवा सुल्तान हूँ, मुझे फ़हीम मिर्ज़ा से मिलना है, अर्जेंट। अपने बॉस से कहो मेरे लिए वक्त निकाले। अब उनकी मुतमईन नज़रें दूर दूर तक फैले स्याह होते आसमान पे जमी थी। छीले हुए आलू में मैंने कहा ना, तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे। एक बात समझ नहीं आती। मिराज सुल्तान अस्पताल से घर आ चुके थे। वो दोनों उनके दाएं बाएं बेड पे बैठे लड़ने में मसरूफ़ थे। बाबा, आप देख रहे हैं ना इसको, ये मुझे मेरे दोस्त से मिलने से मना कर रही है। हसन मिराज को बीच में घसीट लाया था। गुलाम हसन बाबा को बीच में मत लाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो घर आई थी। बेटे, आप दोनों मेरे सर पे तो वैसे ही सवार हो, जब से आए हो खिदमत कम और लड़ाई ज़्यादा की है। अब मुझे मसला बताओ, दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देती तुम इसको? वो उठकर बैठ गए थे। बाबा, आपको पता भी है वो लड़का स्मोकिंग करता है। मैंने खुद उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ देखी हैं। यार, वो झुंझला सी गई थी। वो बहुत पहले की बात है बाबा, अब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। वो बहुत नेक हो गया, 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, बस फजर कज़ा हो जाती है, लेकिन उसकी तो खैर है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ही लेगा। एक नशई कभी नहीं सुधर सकता। जिसने एक बार शराब या सिगरेट पी लिया वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। फिर तो तुम अपने बाबा को देखो बेटे। वो सीने पे बाजू बांधे संजीदा से लहजे में बोले थे। क्या मतलब? उन दोनों की आंखों में हैरत थी। तुम्हारा बाप भी एक नशई ही था, एक शराबी। वो शर्मिंदा से लहजे में बोले थे। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी वजह से ऐसा कह रहे होंगे, है ना? हसन हैरत ज़्यादा सा कह रहा था, जबकि हाले खामोश थी। उसको पता था उसका बाप ऐसे मजाक नहीं करता। उन्होंने हसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रहती थी, मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था। औरत अगर परेशान हो तो रो धोकर घर के काम काज त्याग कर सोग मना सकती। मर्द बहुत मजबूर होता है, वो रो नहीं सकता।
वो कामकाज नहीं त्याग सकता, उसको लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ा, लेकिन एक जगह आकर मैं थक गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो उन दोनों की तरफ नहीं देख रहे थे, वो सामने दीवार को देखते बोल रहे थे। उन्हीं दिनों कुछ दोस्तों की संगत में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और रात को नशे में धुत वापस आता था। इस तरह मेरी परेशानी वक्ती तौर पे कम हो जाती थी, वक्ती सुकून मिल जाता था। गुनाह में लज्जत होती है, मैं उस लज्जत का आदी होता गया, यहाँ तक कि मेरा काम डिस्टर्ब होने लगा। मैं चिड़चिड़ा हो गया। इसी तरह काफ़ी अर्सा गुजर गया, मेरी यही रूटीन रही। और फिर एक दिन मैं अपनी जूनियर नफीसा हयात से मिला। हम दोनों एक जगह बैठे बातें हुई, कॉफ़ी पी गई। मैंने उसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम शेयर की। नफीसा की एक आदत बहुत अच्छी थी, वो आपको जज नहीं करेगी। अगर आप कत्ल कर दो और फिर उसके सामने चले जाओ, वो तब भी आपको जज नहीं करेगी। उसने मुझे भी जज नहीं किया, उसने मुझे एक हल बताया। वो दोनों बहुत गौर से उनको सुन रहे थे। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी एक बुराई या बुरी आदत को अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह उसको बदले में उससे बेहतर नवाजता है, अल्लाह उसको इनाम देता है, अल्लाह खुश होता है। वो बोलकर चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता था, ना रिश्वत लेता था, ना किसी का हक मार रहा था, ना कभी बीवी, वालिदैन, रिश्तेदार या पड़ोसियों के हकूक़ खाए थे। 5 वक्त का नमाजी था, मैं बाकायदगी से कुरान पढ़ता था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह था, कौन सी बुराई मेरे अंदर थी? और फिर मेरे दिल से आवाज़ आई, मैं खमर, वाइन, शराब, 4 मुख्तलिफ अल्फाज, लेकिन मायने एक ही, गुनाह। और फिर उस दिन उस कैफ़े में बैठकर मैंने शराब को अल्लाह के लिए छोड़ा है। यह आसान नहीं था, मुझे खुद पे बंद बिठाने पड़े, खुद पे पहरे देने पड़े, खुद को अजियत दी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इस तरह तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसको खुद से आहिस्ता आहिस्ता दूर करो। लेकिन मैं समझ गया था, कुछ बुराइयों को नोच कर उनकी जड़ों से खींच कर निकालना पड़ता है। और मैंने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया। उसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो फीलिंग्स, वो कैफियत, वो बयान से बाहर है। सारी दुनिया मुझसे पूछती है, मिराज सुल्तान, तुम हाले से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैं उन्हें क्या बताऊं, औलाद से तो मोहब्बत होती ही है, लेकिन हाले तो इनाम भी है, खुदा का तोहफा। मेरे अल्लाह ने मुझे बुराई छोड़ने का बदला इतना अच्छा दिया कि मैं आज तक उसका शुक्रगुजार हूँ। हसन ने डुबडुबाई आंखों से अपने बाप को देखा था। और मेरी बारी तब क्या हुआ था, वो भी बताइए ना। उसके लहजे में इश्तियाक था। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा था और फिर मिराज सुल्तान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारी बारी पे तो कुछ ख़ास नहीं हुआ बेटे। कुछ तो हुआ होगा, कुछ ख़ास। अम्मा से पूछिए ना, शायद उनको कुछ पता हो। मैं उनके साथ ही होता हूँ बच्चे, तुम नॉर्मल हो लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास हो। और हसन की आंखों की जोत बुझ गई थी, जबकि आले ने मुस्कुराहट दबाई थी। मैं नहीं बोल रहा आप लोगों से, इसकी बारी पे तो इतनी बड़ी फिल्म बना ली और मेरी बारी पे एक छोटा सा ट्रेलर भी ना दिखा सके आप। मैं नाराज़ हूँ, हाले मेरा फ़ोन दो मुझे, बस मैं जा रहा हूँ। वो नरोटेपन से बोला था। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, निकलो यहाँ से। उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाले की आदत थी उसकी, और हसन की जब भी लड़ाई होती थी वो उसका मोबाइल कहीं छुपा देती थी। ठीक है ना दो, एक दिन ऐसा फंसोगी ना, मेरा मोबाइल छुपाने के चक्कर में याद रखोगी, उसने धमकाया था। अच्छा, मेरी रहनुमाई फरमा दें, मुस्तकबिल के पीर साहब के ऐसा क्या होगा मेरे साथ? वो आंखें पटपटाते हुए बोली थी। पहली बात, अल्लाह ना करे कुछ हो। दूसरी बात, अगर कुछ हो गया ना तो जब वहाँ से कॉल्स करती रहोगी ना तब पता लगेगा तुम्हें, क्योंकि मिस हाले सुल्तान आपको सिर्फ़ और सिर्फ हसन सुल्तान का नंबर ज़बानी याद है। वही हसन जिसका मोबाइल आए दिन कहीं ना कहीं छुपा देती हो। देख रहे हैं बाबा ये किस तरह बद्दुआ दे रहा है। उसी वक्त हसीना कमरे में दाखिल हुई थी। उनके पीछे नरगिस सूप का बाउल लिए आ रही थी। चलो दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब अपने बाबा को तंग ना करो, उन्होंने आते ही झिड़का था। वो दोनों भी खामोशी से उठकर निकल गए थे। अभी हसन ने हाले को मोबाइल वापस देने के लिए मनाना भी था। 18 साल उम्र हयात अपनी हैवी बाइक पे कॉलेज से घर जा रहा था। उसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहन रखा था। धूप की तमाज़त से चेहरा तमा रहा था। उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, ज़रा सी भी नहीं। नफीसा उसकी इसी आदत से परेशान थी। वो अगर गर्मी में ज़रा देर को भी बाहर निकलता तो वापसी पे या तो गुस्से से भरा हुआ आता या फिर नढाल गुजरते वक्त के साथ उसका कद काफ़ी निकल आया था। से आंखों में संजीदगी उतर आई थी, बाल मज़ीद घने हो गए थे और हम वक्त माथे पे गिरे हुए होते थे। उसके हाथ की नसें उभरी हुई थी। वो अपनी जसामत की वजह से अपनी उम्र से 1-2 साल बड़ा ही लगता था। वो अपने घर से ज़रा दूर ही था जब एक गर्ल्स कॉलेज से गुजरते हुए एक लड़की उसकी बाइक के बिल्कुल सामने आकर ठहर गई। अगर वो बरवक्त बाइक को ना संभाल लेता तो आज उस लड़की या उम्र में से कोई एक ही बचता। वह हस्बे मामूल गुस्से में आ गया था। वो बाइक को स्टैंड पे लगाकर उतर आया था। अब वो उस लड़की के सामने खड़ा था। वो लड़की स्याह रंग के अबाया में मलबूस थी।
ये क्या हरकत थी बीबी, आपको देखकर चलना चाहिए। अगर आपको लग जाती तो हम दोनों कितनी मुसीबत में फंस सकते थे, आपको अंदाज़ा भी है। उसका लहजा तेज़ नहीं था, वो बस झुंझलाया हुआ था। उमर, मैं अक्सा हूँ। उस लड़की की बारीक सी आवाज़ पे उमर के तने असाब ढीले पड़े थे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अब तक घर क्यों नहीं गई? तुम्हारी छुट्टी को तो काफ़ी टाइम गुजर गया है। अब के उसका लहजा नरम था। मेरी वैन वाला नहीं आया, आज सब लड़कियां भी चली गई हैं, मैं अकेली कैसे जाती? मैंने तुम्हें आते देखा तो सामने ठहर गई, मुझे साथ ले चलो प्लीज़। वो रो देने को थी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए रिक्शा करवाता हूँ, कोई परेशान मत हो, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसने तसल्ली दी थी और रिक्शा ढूंढने सड़क की जाने बढ़ने लगा था कि अक्सा ने उसको पीछे से पुकारा। नहीं उमर, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, अब्बा मुझे मार देंगे अगर ज़रा सी भी और देर हो गई, वो मेरा कॉलेज बंद कर देंगे, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ ले चलो। वो अब रो देने को थी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए रिक्शा रुकवाता हूँ, कोई परेशान मत हो, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसने तसल्ली दी थी और रिक्शा ढूंढने सड़क की जाने बढ़ने लगा था। उमर तजब्जुब में पड़ गया। लेकिन मेरे पास तो बाइक है, मैं तुम्हें इस पे कैसे ले जाऊँ? सारा मोहल्ला बातें करेगा, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। नदीम भाई मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता। उफ, अब तुम रो तो मत। वो अजीब सूरत हाल में फंस गया था। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे साथ ले चलो, अब्बा मुझे मार देंगे, वो हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी। अच्छा तुम रो मत, आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन गली में पहुँचकर तुम्हें उतार दूंगा, आगे तुम खुद ही जाना। वो इतने पे ही खुश हो गई थी। उमर ने अपना कॉलेज बैग अपने पीछे रख लिया कि दोनों के दरमियान मुनासिब फासला रहे। उसका इरादा था कि गली में पहुंचते वो अक्सा को उतार देगा, लेकिन शायद आज राजू से पर्दा उठने का दिन था। वो जैसे ही गली में दाखिल हुआ, नदीम सामने ही परचून की दुकान पे खड़ा था। उमर के पीछे बाइक पे अक्सा को बैठे देखकर उसका खून खौल उठा। उमर ने भी उसको देखा था लेकिन रुका नहीं। उसने बाइक को सीधा अपने घर के सामने लाकर रोका था। अक्सा का घर साथ ही था। नदीम पीछे से बकता झकता आ रहा था। अक्सा का खून खुश्क होने लगा था। तुम मुझे वहीं उतार देते उमर, अब्बा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब वो सख्त परेशान थी। तुम घर जाओ, नदीम भाई को देख लेता हूँ मैं, वो संजीदगी से बोला था। तब तक नदीम भी वहाँ पहुँच गया था। उमर को देखते वो उसके करीब आया और खींचकर एक थप्पड़ उमर के चेहरे पे दे मारा। अभी उसने एक और थप्पड़ मारने को हाथ ऊपर किया था कि उमर ने बरवक्त उसका हाथ पकड़ लिया था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? वो घर आया था और नदीम को दोनों हाथों से धक्का देकर दिया था। उमर जवान था, सेहतमंद था। एक ही धक्के से नदीम लड़खता हुआ दूर जा गिरा। चीखों पुकार की आवाज़ पे मोहल्ले के लोग निकल कर आ रहे थे। नदीम की बीवी सीने पे 2 हथड़े मारकर लोगों को जमा कर रही थी। नदीम दोबारा उठ कर आया था और उमर को गालियां बकने लगा था। अरे गंदा खून ना जाने कहाँ से उठाकर ले आई नफीसा, अभी हमारे घरों की इज्जतों पे हाथ डालने लग गया है। इसने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की, मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला है। वो चीख कर लोगों के हजूम को बता रहा था। बकवास करते हो तुम, झूठ है ये। मैंने बस तुम्हारी बेटी को लिफ्ट दिया, पूरा मोहल्ला गवाह है, सबने उसको मेरे साथ आते देखा। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, बुलाओ उसको, पूछो उससे, वो बरहमी से बोला था। अरे तुम सब तो जानते हो ना मेरी बेटी कैसी पारसा है, और ये तो है ही गंदा खून। अरे इसके माँ बाप का भी पता नहीं है, ना जाने कहाँ से उठाकर लाई थी इसको नफीसा। वो अब भी चीख रहा था लेकिन उमर के कान साए साए करने लगे थे। मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ, उसने उन लोगों से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। कौन सी अम्मा, कौन सी माँ? हाँ, तुझे तो कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी नफीसा। अल्लाह जाने किसका गुनाह हमारे सर थोप दिया, मेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएंगे? कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? नदीम की बीवी अब ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। नदीम अलग से उमर को गालियां दिए जा रहा था। सबको नदीम की बात पे एतबार था, किसी को उमर पे यकीन नहीं था। खाला कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी की इज्जत को वो पाक है, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसको लिफ्ट दिया। क्यों अपनी बेटी की इज्जत यहाँ उछाल रहे हो? वो शरीफ लड़की है, कुछ खुदा का खौफ करो। वो गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासुरात लिए बोल रहा था, अपनी सफाई दे रहा था। उसको इस वक्त भी अंदर बैठी उस लड़की की फिक्र थी। नफीसा तो थी ही, गाली गाली। उसी वक्त हजूम में किसी ने नफीसा को गाली दी थी और बस उमर के सब्र की हद ख़त्म हो चुकी थी। उसने नीचे पड़ी ईंट उठाई और उस आदमी को दे मारी। वो दर्द से दोहरा होकर गिर पड़ा, उसके सर से खून बह रहा था। उमर उसके ऊपर बैठ के उसको उसी ईंट के साथ मारे गया। मेरी माँ को गाली दी, जुर्रत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जुनूनी सा हो गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? तुम सब लोग जलते हो मेरी माँ से, खुद मुख्तार औरत है वो, और यही बात तुम लोगों को हजम नहीं होती, इसीलिए इल्ज़ाम लगाते हो मेरी माँ पे। कहीं लोग उसके हाथ से ईंट लेने की कोशिश कर रहे थे, कोई उसको हटा रहा था, लेकिन वो जुनूनी बना उस आदमी को मारे जा रहा था।
कोई नहीं जलता तेरी माँ से, जाकर पूछ अपनी माँ से कौन है तेरा बाप, किसकी औलाद है तू, यहाँ मर्दानगी दिखा रहा है, इतना मर्द है तो जाकर अपने बाप का पता तो लगा, बल्कि तेरे जैसों के तो न जाने कितने बाप होंगे। नदीम ने जहर उगला था। उमर खून से तर हाथों के साथ उठा था और जख्मी शेर की तरह नदीम पे झपटा था। लाते मुक्के थप्पड़, उसको जो समझ आता वो उसको मारे जाता। वो कराटे चैंपियन था, उसने कहीं और ऐसे कोर्सेज कर रखे थे। वो बाकायदगी से जिम जाता था। उन लोगों से निपटना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो उनकी ज़बानें नहीं बंद कर सकता था। हजूम में से कहीं लोग उसकी माँ के बारे में बात कर रहे थे, कोई उसके बाप का पूछ रहा था, कोई गाली दे रहा था, लेकिन वो बस यहीं पुकारे जाता, मैं उमर हयात हूँ, मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ, तुम सब झूठे हो। उसके घर का दरवाज़ा तोड़ो, निकालो उसकी माँ को बाहर, आज देख लेंगे उसको भी। वो ये नदीम का भाई था जो उमर के घर के दरवाजे की जाने बढ़ा था। सिंध के लोगों में किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ना या घर में घुसना बहुत बड़ी बात समझी जाती है। इस पे कत्ल तक हो जाते हैं, ये उनकी इज्जत का मामला बन जाता है। उमर ने नदीम को दूर धकेला था। अब वो उसके भाई की जाने बढ़ा था। मेरे घर के दरवाजे को हाथ मत लगाना। वो घर आया था, क्यों तेरी वो गाली, माँ घर पे क्यों छुपी बैठी है, ज़रा निकल कर आए ना, हम भी तो उससे पूछें तेरे जैसा बदजात कहाँ से उठा कर लाई, किस बाप का खून है तो ये, या फिर कितने बाप है तेरे। वो बिक गया। उसने जैसे ही उमर के घर के दरवाजे को हाथ लगाया था, उमर एक ही जस्त में उस तक पहुंचा था। उसका वही हाथ उसकी कमर की जाने मोड़कर इतनी ज़ोर से झटका दिया था कि हड्डी टूटने की आवाज़ आई थी। नदीम सड़क पे करा रहा था। उसकी बीवी उसके पास बैठी उमर और नफीसा को बद्दुआएं दे रही थी। जिस आदमी ने नफीसा को गाली दी थी उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। नदीम के भाई का बाजू टूट गया था, लेकिन उमर का गुस्सा और गम किसी तौर ख़त्म ना होता था। अब वो अपने दरवाजे पे खड़ा था, किसी मुहाफिज की तरह वो वहाँ खड़ा करा रहा था। मैं उमर हयात हूँ, नफीसा हयात का बेटा, यही मेरा ख़ानदान है और यही मेरा नाम। मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैंने नदीम की बेटी से किसी किस्म की कोई भी बदतमीज़ी नहीं की। मैंने उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला। वो पाक है, बा किरदार है। तुम लोगों को अगर यकीन आता है तो यही सच है, और अगर नहीं आता तब भी यही सच है। आज से कई साल पहले नफीसा भी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर इसी तरह दहाड़ रही थी। आज वो मंजर एक बार फिर ताज़ा हुआ था। उसी वक्त पुलिस मोबाइल वहाँ आकर रुकी। 3-4 सिपाही और एक ASI मस्जिद से पुलिस मोबाइल से बाहर निकले थे। मोहल्ले वालों ने शोर मचा कर हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्होंने पुलिस से उमर को गिरफ्तार करने को कहा। पुलिस के पूछने पे उमर ने बस इतना कहा था, इन लोगों ने मेरी माँ को गाली दी, मैंने इनको मारा, मैं कबूल करता हूँ। वो संजीदगी से कहकर पुलिस मोबाइल में बैठ गया था। जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। उमर के हाथों पे अब भी खून लगा था, उसकी वर्दी पे भी खून के छींटे थे। थाने में ले जाकर उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया था, लेकिन FIR नहीं काटी गई थी। पुलिस ने उससे किसी को फ़ोन करके बुलाने को कहा था। उसने जरी को कॉल करवाई थी। जरी को आए भी 2 घंटे हो गए थे। वो आकर जा भी चुकी थी, लेकिन नफीसा का कोई पता नहीं था। दोपहर से रात हो गई थी और फिर तकरीबन रात के 10 बजे नफीसा आई थी। उनके साथ कोई आदमी भी था। उम्र 45 या 50 के करीब, सूटेड बूटेड सा वो आदमी कोई आला ओहदेदार लगता था। SHO बहुत अदब के साथ उस आदमी से बात कर रहा था। साईं, इस लड़के पे इक़दाम कत्ल और रेप केस बनता है। पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का कि इसने वहाब नामी आदमी को इतना मारा कि वो मरते मरते बचा है। उस लड़की का बाप, उसने उसकी हड्डी पसली एक कर दी और उस लड़की के चचा का बाजू तोड़ दिया। साईं, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहा था ये लड़का। वो तो आपके हुक्म पे मैंने FIR नहीं काटने दी, वरना मोहल्ले वाले तो इतने मुश्तइल थे कि मेरे 10-10 अफसर भी उनको संभाल नहीं पा रहे थे। वो तो चाहते थे कि मैं लड़के को उनके हवाले कर दूं, ताकि वो उसको भी इसी तरह मारे जैसे इसने इन लोगों के अजीज़ों को मारा है। वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि वो उन पे कोई अजीम एहसान कर रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में अपने काम निकलवा सके। अगर उन लोगों में इतना ही दम होता तो इस वक्त दिखा देते। अब उनकी मिसाल खाली बर्तन जैसी है, वो बस शोर ही कर सकते हैं। और बात अगर केस की है तो मैं करती हूँ उन पे केस। बात FIR की है तो काटिए मेरी FIR। लिखिए, नदीम नामी शख्स अपने भाई वहाब के साथ मेरे घर में चोरी करने घुसा, और जब मेरे बेटे ने उनको पकड़ा तो उन्होंने शोर मचाया और मेरे बेटी पे ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। उस वक्त मेरे घर में 5 लाख कैश और 10 तोला सोना गायब है। और वो तीसरा आदमी, उस पर लिखिए। और वो तीसरा आदमी हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत उठाकर लाता था और अपने घर में अयाशी करता था। उसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ है। मेरा घर आज बंद था, मैं शहर से बाहर थी और मेरा बेटा कॉलेज गया था। तो उस आदमी ने यह मौका गनीमत जाना और यही अमल मेरे घर में दोहराया। उसके इस अमल में नदीम और वहाब दोनों शामिल थे। तो जब मेरा बेटा घर आया और उस आदमी को यही अमल करते देखा, वो मुश्तइल हो गया और जब उसको घर से निकालने लगा तो उसने मेरे बेटे पे हमला कर दिया। और फिर मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। और रही बात उस लड़की की, तो
लिखिए। वो लड़की रोज़ मेरे बेटे को मोहब्बत भरे रुके भेजती थी और उसको वर्गलाने की कोशिश करती थी, और जब मेरे बेटे ने उसकी पेशकदमी को ठुकरा दिया तो वो लड़की इन ओछे हथकंडों पे उतर आई। वो दबा दबा सा घर आ रही थी। बीबी खुदा का खौफ करो, वो लड़की बा किरदार है, एसएचओ ने उनको टोका था। और मेरा बेटा वो बदकिरदार है, वो मर्द है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वही गुनाहगार है। खूब कही आपने भी। अगर बात मेरे बेटे के किरदार पे आई तो सारे मोहल्ले को बदकिरदार साबित कर दूंगी मैं, एक एक को थाने में घसीटूंगी। समझ क्या रखा है मुझे? अदालत में खड़े होना छोड़ा है मैंने। मेरे अंदर से अदालतों में होने वाली मकारी नहीं गई। मुझे कानून मत सिखाइए। और कोई है बाकी? किसी और को कोई तकलीफ़ है मेरे बेटे से? वो उनको देखते हुए चबा चबा कर पूछ रही थी। बीबी आप क्या चाहती हैं? अब एसएचओ गोया आजिज़ आ गया था। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दिया जाए, उसके खिलाफ कोई FIR न काटी जाए और इस सारे मोहल्ले से इसको निकाल दिया जाए। मोहल्ले वालों से सुलहनामे पर दस्तखत की चाहिए। मुझे दंड, दियत, कसास, जुर्माना सब भरने को तैयार हूँ मैं। उनके अस्पताल के बिल्स अदा करने को तैयार हूँ मैं। जो कुछ मेरे बेटे ने किया उसका कफ़ारा इससे हो जाएगा। नफीसा आज आप इत्मीनान रखिए, सब हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। हम जैसे दोस्तों के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सूटेड बूटेड आदमी सारे वक्त में पहली बार कुछ बोला था। हम दोस्त नहीं हैं कर्नल मोहम्मद दीन साहब। मैंने उंगली से सीने पे दस्तक दी थी। आपको ऐसे 1000 मसलों से निकाला है और अब आप मेरे बेटे को इस सारे मैस से निकालेंगे। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। मेरा बेटा 10 मिनट तक मेरे साथ गाड़ी में होना चाहिए। वो नरम मगर 2 टोक लहजे में बोलकर बाहर चली गई थी। उमर से मिली तक नहीं थी और फिर 10 मिनट बाद उमर उनके साथ गाड़ी में बैठा था। वो ना डरा हुआ था ना उदास था। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, बस खामोशी थी, सर्द मोहरी थी, तूफान से पहले की खामोशी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में एक बार फिर अदालत लगी थी, वो भी सुबह सुबह। अभी मेहर, हाले और हसन सो रहे थे जब दादा जान ने घर के सारे बड़ों को अपने कमरे में बुलवा लिया था। हसीना और फरवा सोफे पे बैठी थी, जबकि शम्स और मिराज एक दूसरे के सामने कुर्सियों पे बैठे थे। मिराज ज़रा नंढाल से लगते थे, जबकि शम्स बेबसी भरे गुस्से से गैर आरामदेह से बैठे थे। कल शाम तुमने कंपनी के तमाम मुलाजमीन के सामने अपने भाई पे हाथ उठाया मिराज, मैं वजह जान सकता हूँ? चंद एक गैर ज़रूरी बातों के बाद यूसुफ सुल्तान ने बारूब से लहजे में सवाल किया था। पापा जान, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को यहाँ बुलाया जाए। मैं उनके सामने सारी बात करना चाहता हूँ। ये बातें बच्चों को बीच में बिठाकर नहीं की जाती मिराज, ये बड़ों के मामले हैं। तुम मुझे जवाब दो, किसने तुम्हें ये हक दिया है कि तुम मेरे बेटे और अपने छोटे भाई को इस तरह जलील करो? अब की बार उनका लहजा सख्त था। पापा जान, शम्स ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी ज़मीन का सौदा कर दिया और मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे शम्स पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं माजरत करता हूँ। वो नरमी से बोलकर खामोश हो गए थे। लेकिन शम्स ने सिर्फ बात की थी, सौदा नहीं। और अगर तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि घर बैठ जाओ। कंपनी में 1000 मामलात ऐसे होते हैं जिनको ठंडे दिमाग से हल किया जाता है। तुमने उठते ही अपने भाई पे हाथ उठा लिया। और ऐसा भी क्या है उस ज़मीन में? अगर उसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो। पापा जान, मैं वो ज़मीन हरगिज़ नहीं बेचूंगा। मैंने 2 साल उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए तलवे घिसाए हैं। अव्वल तो उसका मालिक राज़ी नहीं था, और जब वो राज़ी हुआ मेरे पास इतनी रकम नहीं थी। तब मैंने मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ की थी कि अगर मुझे ये ज़मीन मिल जाए तो मैं उस पर एक और भलाई का काम करूँगा। मैं उस पर एक ओल्ड होम बनाऊँगा। और फिर अल्लाह ने अपने गैब के ख़जाने खोले। उसी दिन मेरे पास कहीं से इतने पैसों का इंतज़ाम हो गया कि मैं वो जगह ख़रीद सकूं। और अब जब मैं अल्लाह से वादा कर चुका हूँ तो मैं इस वादे को किसी सूरत नहीं तोड़ सकता। चंद पैसों के लिए तो हरगिज़ नहीं। वो लोग अगर मुझे 1000 गुना ज़्यादा में भी दे तब भी मैं उस ज़मीन को और हेमन को नहीं बेचूंगा। आखिरी अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए थे। और उन्होंने जो आपको धमकी दी है उसका क्या भाईजान? अगर वो लोग उन ओछे हथकंडों पे उतर आए तो आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपने घर की इज्जत और अपने बच्चों को? ज़मीन के एक टुकड़े के लिए अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे? ये अल्फाज शम्स के थे। वो असल में यूसुफ सुल्तान तक धमकी की बात पहुंचाना चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारी बात का शम्स? मुझे पूरी बात बताओ। साफ साफ अल्फाज में क्या कहा है उन्होंने? यूसुफ सुल्तान गुस्से से बोले थे। महराजपुर सुकून से थे, जैसे उनको किसी बात के खुलने का डर ही नहीं था। पापा जान, उन लोगों ने भाई से कहा है कि अगर उन्होंने हेवन और उससे मलहका ज़मीन उनको ना बेची तो वो लोग हेवन में रहने वाले 18 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों के खानों में जहर मिला देंगे और 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ड्रग्स पे लगा देंगे। और ये काम उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। उनको बस वहाँ काम करने वाले चंद लोगों को ख़रीदना होगा। और अगर इसके बाद भी बात ना बनी तो वो लोग भाईजान के बच्चों तक भी जा सकते हैं। मैंने तो बस अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए किया था सब कुछ, लेकिन भाईजान मुझे हमेशा से कम अकल ही समझते हैं। उन्होंने सारे जहाँ की खैर ख्वाही का जिम्मा गोया अपने सर ले रखा था।
उन्होंने हमारे घर के बच्चों का नाम लिया और तुम खामोश रहे। क्या कोई गिरे पड़े हैं हम लोग? वो शायद जानता नहीं है हमें। अगर आज भी मैं अपनी पे आ गया तो उस मिर्ज़ा के सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। अब तो ये मेरी ज़िद है। जाओ उस मिर्ज़ा से जाकर कहो नहीं बेचता मैं उसको ज़मीन, न हेवन का सौदा होगा, और जो कुछ कर सकता है कर ले। अगर मेरे बच्चों को खराश भी आए तो मैं उसकी नस्लों को ख़त्म कर दूंगा। अभी वो सुल्तान से वाकिफ़ नहीं है। यूसुफ सुल्तान तैश में आ गए थे। शम्स ने ये कब चाहा था? वो फ़ौरन से बोले थे, बाबा जान आराम से, हमारे बच्चों की बात उन लोगों ने नहीं की, बस एक इशारा दिया था और एक ज़मीन ही तो है। इस मोटी खोपड़ी के आदमी को चाहिए तो दे देते हैं। ये ज़मीन अब उसकी ज़िद बन गई है। बाबा हमारे लिए बेहतर यही है कि हेवन और ज़मीन का सौदा कर लें। इन यतीम बच्चों का क्या है, कहीं और शिफ्ट कर देंगे उनको, कम से कम हमारे बच्चों तो सेफ रहेंगे ना। शम्स अगर मेरे बच्चों की मौत उस मिर्ज़ा के हाथों लिखी है तो ठीक है, वो आए और उनको मार दे, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करूँगा। वो चबा चबा कर बोले थे, अगर मेरे बच्चों की ज़िंदगी लिखी है तो कोई भी उनको एक खराश भी नहीं पहुँचा सकता, और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अब अगर कोई बात होगी भी तो मेरे बच्चों के सामने होगी, क्योंकि मैं हेवन को अपने बच्चों के नाम कर रहा हूँ। उनका लहजा दो टोक था। आज मैं चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी शम्स को दे दूँ। वैसे भी अगर तुम अपना गुस्सा नहीं संभाल सकते तो तुम्हें चाहिए कि कुछ दिन आराम करो, घर पे रहो या कहीं घूम आओ, लेकिन इन मामलात से दूर रहो। वो ज़मीन और यतीम खाना तुम उसको बेचो या आग लगाओ, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। उनका लहजा आत्मी था। फरवा और शम्स के चेहरों पर तमानियत सी उतरी थी। क्या शम्स को अटर्नी देने का मकसद और वजह सिर्फ यही है? उनका लहजा चुभता हुआ सा था। यूसुफ सुल्तान के चेहरे पे साया सा लहराया था। मंजर तब्दील हुआ था। सुबह की सफ़ेदी की जगह रात के अंधेरे ने ले ली थी। जिस सोफ़े पे उस वक्त परवा और हसीना बैठी थी, इस तब्दील हुए मंजर में उसी सोफ़े पे हसीना की जगह यूसुफ सुल्तान बैठे थे। सामने परवा थी। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी सारी जायदाद की पावर ऑफ अटर्नी शम्स को दे दूँ, तब तुम हाले और सफ़ीर के रिश्ते के लिए रजामंदी दोगी, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या करोगी? सफ़ीर की शादी में तुम्हारी गैर मौजूदगी मैं भी करवा सकता हूं। फरवा की पूरी बात सुनने के बाद वो तहम्मुल से बोले थे, जी बाबा जान, मैं यही चाहती हूँ, और हाँ मैं जानती हूँ आप मेरी गैर मौजूदगी में सफ़ीर की शादी कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते कि आपके गाँव से आए हुए रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर्स और आपके अजीज़ ये समझे कि यूसुफ सुल्तान बहू को शादी के लिए राज़ी नहीं कर सके। आप अपना भरम रखना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई ये सोचे कि यूसुफ सुल्तान की सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली में दरार आ गई है, और अगर आपको अपना भरम रखना है तो मेरी बात माननी होगी। उनका लहजा आत्मी था। मैं अटर्नी सफ़ीर को दे देता हूँ। उन्होंने एक और हल निकाला था। कम ऑन बाबा, अगर आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं तो मैं वो हूँ नहीं। मैंने शम्स का नाम लिया है, सफ़ीर का नहीं। आप बस ये बताइए कि आपको मंजूर है या नहीं। वो गोया बेजारी से बोली थी। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन अगर इसके बाद किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हुई तो अच्छा नहीं होगा। फरवा दिल से मुस्कुराई थी। बस अब एक और शख्स, एक और तरफ का पत्ता, बस एक और चाल, एक और आधा अधूरा सच, और बाजी पलट जाती। मंजर तहलील हुआ था। अब यूसुफ सुल्तान के सामने मिराज और शम्स बैठे थे। तुम्हें अपने बाप के फ़ैसलों पे शक है मिराज? मुझे मंजूर है बाबा जान, जैसा आप चाहें। वैसे भी कंपनी आपकी है, मेरी नहीं। और कोई बात करनी है आपने? मिराज, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हाले की शादी की उम्र है, हसन की पढ़ाई है, और तुमने कौन सी प्रॉपर्टी बनाई है? तुम्हारे पास अपना है ही क्या सिवाय इस 2 टके की जॉब के? और हेवन प्रोजेक्ट मिर्ज़ा को ना सही, लेकिन अगर हेवन अच्छी कीमत में बिकता है तो बेच दो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, उनको आसाइशात दो। बाबा जान ने उनको समझाना चाहा था। उनका मुस्तकबिल वो लोग खुद बना सकते हैं। बाबा, मेरे बच्चों की तरबियत मैंने ऐसी नहीं की कि वो बाप की तरफ से मिलने वाले विरसे पे बैठे रहें। मैंने उनको हाथ पैर मारना सिखाया है, मैंने उनको गुर सिखाए हैं, मैंने उनकी तरबियत की है। वो मेरे बच्चे हैं बाबा, मेरा खून। उनको सब पता है कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, उन्होंने खुद को कैसे मनवाना है, उनकी सलाहियत क्या है। वो अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। मैं उनकी आखिरत का सम्मान करना चाहता हूँ। अगर उन दोनों ने हेवन प्रोजेक्ट के बगैर किसी मफाद या लालच के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए चलाया तो उनकी आखिरत सवर जाएगी। वो दुनिया संवार लेंगे, बस बच्चे संवार लेंगे, सब बच्चे संवार लेंगे, उनकी आखिरत सवर जाए, मेरे लिए यही बहुत है। वो नरमी से बोलकर खामोश हुए थे। मैं तुम्हारी बातें न पहले समझ सका हूँ न आज समझूंगा। खैर, मुझे ये कहना था कि 10 दिन बाद हाले की सालगिरह है। मैं चाहता हूँ उसी रोज़ सफ़ीर और हाले का निकाह कर दिया जाए। फरवा और शम्स को कोई एतराज़ नहीं है। हाले से मैं बात कर लूँगा। क्या तुम मेरे फ़ैसले से इत्तेफाक करते हो?
वो मिराज को देखते पूछ रहे थे। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हाले से बात करनी होगी। मुझे मिराज सुल्तान संजीदगी से बोले थे, लेकिन बाबा जान बहुत से काम करने होंगे, अभी तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, कुछ वक्त तो चाहिए होगा हमें। हसीना इस सारे वक्त में पहली बार बोली थी। भाभी सब कुछ मिलकर कर लेंगे, परेशान ना हो आप। फरवा मुस्कुराकर बोली थी। बाकी किसी को कोई एतराज़ नहीं था। यूसुफ सुल्तान जैसे खिल उठे थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उन्होंने खुश तो होना था। मिराज खामोशी से उठ खड़े हुए थे। उनका दिल बोझल सा था। वो जब लाउंज में आई तो हसन किसी अखबार में मुंह दिए बैठा था। उस पास और भी बाकी काफ़ी अखबार इकट्ठे कर रखे थे। वो एक अखबार को खंगालता और फिर वापस रख देता। वो अपने काम में इतना महव था, हालांकि आम का भी पता नहीं चला। ए छिले हुए आलू, ये तुम्हें अखबार पढ़ने का शौक़ कब से जाग गया? वो दब से उसके बराबर सोफे पे बैठते हुए बोली थी। उसने सब्ज रंग की घुटनों तक आती शर्ट के साथ सब्जी बड़े बड़े पौंचों वाली शलवार पहन रखी थी। बाल जूड़े में बांध रखे थे। से आंखों में अब भी नींद थी। देख रहा हूँ चच्ची जान की खुदकुश धमाके की खबर कहाँ छुपी है। चलो धमाका ना सही, कैसे खुदकुशी की यहीं छाप देते, लेकिन नहीं, इन अखबार वालों में से कुछ नहीं होगा। वो इतने संजीदा से अंदाज में बोला था कि हाले ने उसको घूर कर देखा था। भला चच्ची क्यों करेंगे ऐसा बदतमीज़? उसने घर का था। तुम्हारी और सफ़ीर भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है। उन्होंने तो मरना ही है, या फिर कल के अखबार में तुम्हारे मर्डर की न्यूज़ छपेगी। लेकिन ये तो तय है कि फरवा खानम ये शादी नहीं होने देंगी। वो चमकती आंखों से मुस्कुराहट दबाकर बोला था। अल्लाह अल्लाह, कितना फजूल बोलते हो तुम। शादी होगी और तुम सब देखोगे। वैसे मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं? कल रात दादा जान ने मुझे बहुत फोर्स किया। उनकी खुशी के लिए मुझे मानना पड़ा। वो अपसेट लगती थी। एक बात कहूँ हाले, तुम सफ़ीर भाई से शादी ना करो। वो एकदम संजीदगी से बोला था। हाले ने सर सोफे के पुछ से टिका लिया था और थोड़ी देर बाद जब बोली तो उसकी आवाज़ में थकान सी थी। क्यों ना करूँ? कोई वजह तो होगी। शायद वो खुद को भी कोई तरजीह पेश करना चाहती थी। तुम बातें मनवाने की आदी हो। तुम बॉस लेडी हो। सफ़ीर भाई और तुम्हारी बनेगी नहीं। तुम उनके साथ एक बेरंग ज़िंदगी गुजारोगे। और हारून, तुम उनके साथ हमेशा खुश रह सकती हो। हाले, वो तुम्हारी बातें मानने का आदी है। उसको तुम्हारी सुनना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो तुम चाहो। उसने कंधे उचकाए थे। हाले खामोश रही, कुछ बोली नहीं। उसी वक्त हारून भी गुनगुनाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था। हाले ने उसको देखा था। उसके होंठों पे फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। हारून ने उसे नोट नहीं किया। वो उसी तरह गुनगुनाता उसके पास आकर बैठ गया था। क्या हुआ है कज़न, इतनी अपसेट क्यों हो? वह शाश बशाश सा बोला था। हसन, जाओ नरगिस से कहो हारून के लिए कॉफ़ी लेकर आए। हाले जो अब जवाब देने के बजाय हसन से बोली थी। साफ साफ कहो, अपनी बात में मुझे शामिल नहीं करना चाहते। मैं महजब तरीके से उठ जाता। वैसे भी बहन, हमारी आदत नहीं है किसी की सुनगुन लेने की। हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। वो मोहल्ले की फसादन आंटियों की नकल उतारता बोला था, लेकिन हाले की जानिब से कोई जवाब न पाकर खामोशी से उठ गया था। अब के हारून को परेशानी हुई थी। कुछ हुआ है क्या हाले? मुझे बताओ। उस सफ़ीर ने कुछ कहा है? कुछ बोलो भी। उसकी ग्रे आंखों में वाज़े फिक्र थी। वो मुझे तंग करने लगा है हारून। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी कर बैठी हूँ। ये वो सफ़ीर नहीं है जिसको मैंने पसंद किया था, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। तुम्हें पता है रात उन्होंने मुझ पे इतना शाउट किया जस्ट बिकॉज मैंने उनकी कॉल नहीं पिक की। उनको लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ ताकि मेरी वैल्यू बढ़े। और बाबा और चचा के बीच जो कुछ भी हुआ, इस बारे में मुझे मेरे बाबा से बात करनी चाहिए। ये उन दोनों भाइयों का मसला, मैं क्यों बीच में पड़ूँ? कल उस 40 मिनट की कॉल पर उन्होंने इतना कुछ बोला है कि मैं शक में मुब्तला हो गई हूँ। वो शराब पीते हैं, उनकी कहीं लड़कियाँ से दोस्ती है। हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे लगता है मैं गलत इक्वेशन में फंस गई हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। वो आंखें बंद किए सर को सोफे के पुश से टिकाए बोल रही थी। अरुण बस उसको देख कर रह गया। उसको छोड़ दो हाले, ख़त्म कर दो ये ताल्लुक़। आगे जाकर वो तुम्हें बहुत हर्ट करेगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसने खुद ये बात कही है मुझसे। तुम मेरा यकीन करो, वो बस तुमसे मुतासिर हुआ है और कुछ नहीं। वो बस तुम्हें, वो कुछ और भी कहता कि किसी अपने अकब से आने वाली आवाज़ पे खामोश हो गया। ओह, तो ये क्लासेस तुम इससे लेती हो? ग्रेट। इस आवाज़ पे हाले करंट खाकर सीधी हुई थी। सफ़ीर लाउंज के दहाने पे खड़ा चुपती नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। तुम हमारी ज़ाती बातें इसको बताती हो और ये इसकी इतनी जुर्रत कि ये तुम्हें मेरे खिलाफ बहका है। हाले अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे। मैं तो यहाँ तुमसे रात की सारी बातों पे माफ़ी मांगने आया था और तुम यहाँ मेरे ही खिलाफ मुहाज खोले बैठी हो। सफ़ीर, बात को गलत रुख मत दें। हम बस बात कर रहे थे और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊँगी। वो नरमी से बोली थी। वो इस वक्त झगड़ा नहीं चाहती थी, जबकि हारून उठ खड़ा हुआ था।
मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात कर लो, ओके। वो नॉर्मल से लहजे में बोलता सफ़ीर के पास से गुजरने लगा। जब सफ़ीर ने उसकी कोहनी को पकड़ा, साथ नरगिस को आवाज़ें देने लगा। हाले चुपती नज़रों से उसको देखती रही। सफ़ीर, मुझे जाने दो, तुम दोनों अपने मसले हल कर लो, मैं कोई झगड़ा नहीं करवाना चाहता। उसी वक्त नरगिस प्लेट में मिठाई लिए उनके पास आई थी। सफ़ीर साहब माजरत, दरअसल मैं मिठाई लेने किचन में गई थी। हारून साहब की अम्मी आई हैं ना, तो उनके लिए जी उसको लंबे जवाब देने की आदत सी थी, इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। नरगिस, मिठाई ही तो चाहिए थी, वो मुस्कुराते हुए बोला था और साथ ही एक गुलाब जामुन उठाकर हारून के सामने किया था। खूनी अनुज थाम रखी थी। ये किस खुशी में है? हारून नागवारी से बोला था। ये लो यार, खाओ तो सही। उसने ज़बरदस्ती उस गुलाब जामुन को हारून के मुंह में ठूसा था। हाले को सफ़ीर की हरकत पे गुस्सा आया था, लेकिन कुछ बोली नहीं। हम दोनों की शादी फिक्स हो गई है, 10 दिन बाद निकाह है हमारा, उसी की मिठाई है ये। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तपिश सी थी। हारून शाहिद ने अपनी ज़िंदगी में इतना कड़वा गुलाब जामुन नहीं खाया था। उसने बेख्तियार अपनी कूहनी छुड़ाई थी और तेज़ तेज़ चलता सुल्तान मंजिल के दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। उसकी आंखों में पानी भरता जा रहा था, हर मंजर धुंधला सा हो रहा था। कहीं एक बार तो वो गिरते गिरते बचा था। अब वो सुल्तान मंजिल के गेट से बाहर निकल आया था और एक दीवार की ओट में खड़ा उस मिठाई को थूक थूक कर निकाल रहा था, तो कभी शर्ट की आस्तीन से ज़बान को रगड़ रहा था। कड़वापन ऐसा था कि ख़त्म ना होता था। उसको लग रहा था उसका सांस बंद हो रहा है। वो कभी अपने सीने पे हाथ मारता तो कभी बंद मुट्ठी सीने पे मारकर खुद को पुरसुकून करता। उसका दिल जल रहा था, उसकी तकलीफ़ होगी, इतनी तकलीफ़ होगी, उसने ये कब सोचा था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जिन्हें वो बार बार शर्ट की आस्तीन से रगड़ लेता। वो रो रहा था, बहुत बुरी तरह रो रहा था। उसको तकलीफ़ हो रही थी, बहुत तकलीफ़। हारून बेटे, यहाँ क्या कर रहे हो? शाहिद हुसैन की आवाज़ पे उसने मुड़कर देखा था। वो उसकी सुर्ख आंखें देखकर दहल गए। वो उनको आज यूसुफ सुल्तान ने घर आने की दावत दी थी। नवाल बेगम अंदर चली गई थी। शायद जो कोई कॉल सुनने यहीं ठहर गए थे। हारून को इस तरफ आते देख हैरान हुए थे। बेटे, यहाँ क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो उसके करीब आ गए थे। हारून कुछ कहे बगैर उनके गले लग गया था। पापा, हाले की शादी हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे खुद पे काबू रखूँ? वो रोते हुए बोल रहा था। शाहिद को लग रहा था जैसे कोई उनके दिल पे पहर रख रहा हो। हारून, बस बेटा, देखो सब इधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखो। हारून बेटे, सब्र करो, क्या हो गया तुम्हें? इधर देखो मेरी तरफ। उन्होंने नरमी से उसको खुद से अलग किया था। वो नज़रें झुकाए खड़ा था, दांतों पे जमाए, खुद पे जब्त किए। यहाँ सब देख रहे हैं, हम घर चलकर बात करेंगे बेटे, संभालो खुद को, तुम बहादुर हो, ओके। उसने झुके हुए सर को बस ज़रा सा हिलाने पे इत्तफाक किया था और खामोशी से शाहिद हुसैन के पीछे चल दिया था, जब्त किए, दर्द सहते हुए। वो इतना बहादुर नहीं था जितना बनने की कोशिश कर रहा था। वो इतना मजबूत नहीं था जितना खुद को जाहिर कर रहा था। दूसरी तरफ हाले और सफ़ीर एक दफ़ा फिर आमने सामने थे। आपने क्यों उसके साथ बैर बांध लिया? वो मेरा दोस्त है, उसको हर्ट होता है तो मुझे भी बुरा लगता है। वो मुझे कोई आपके खिलाफ़ नहीं भड़काता, कोई नहीं भड़का सकता। मैं अपना जहन, अपना दिमाग रखती हूँ, मुझे फ़ैसले करने आते हैं। कोई मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना नहीं सिखाता। सफ़ीर, आप मेरी एक बात जहन नशीन कर लीजिए, आप आइंदा हारून से और मुझसे इस लहजे में बात नहीं करेंगे। उसका लहजा दो टोक था। सफ़ीर ने जब बात बिगड़ते देखी तो खुद ही नरम पड़ गया। ओके, आई एम सॉरी। उसने जैसे हार मान ली। मैं परेशान था यार कल से लेकर, इसलिए बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। मैं अपनी हर गलती का अजाला करने को तैयार हूँ। मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। देखो यार, हमारी शादी होने वाली है, ये छोटी छोटी बातों को अगर दिल में जगह देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम आज बाहर डिनर करने चलेंगे। ओके, बड़े पापा से बात कर चुका हूँ मैं, इजाज़त ले लिया मैंने, अब तुम मना मत करना प्लीज़। वो इल्तिजाइयस अंदाज में बोला था। आपने डिनर मेरे साथ करना था या बड़े पापा के साथ? वो हनूस खफा थी। सफ़ीर मुस्कुराया था, उसकी बुरी आंखें चमक उठी थी। सारे जवाब रात को डिनर पे दे दूंगा, इस वक्त मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। और एक बात और, शाम 7 बजे तक मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम प्लीज़ आ जाना, ओके। वो कोई जवाब देती कि उसका मोबाइल बजने लगा। झिंगा कॉलिंग, ये क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा ओके, मैं आ जाऊंगी। उसने सफ़ीर की तरफ देखे बगैर कहा था। वो भी लेट हो रहा था इसलिए खामोशी से चला गया। हाले ने कॉल पिक की थी। हाँ बोलो, किधर हो तुम और कॉल क्यों कर रहे हो? मेरे कमरे में आ जाओ अभी। और उसी वक्त उसकी फंसी फंसी सी आवाज़ आई थी। क्यों, मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ? मुतप्पी तो गई थी। यार आ जाओ प्लीज़, मैं मुसीबत में हूँ। वो रूहान सा हो गया था। हालिद ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी थी और ऊपर की तरफ जाने लगी। जब उसने शाहिद हुसैन और हारून को सामने से आते देखा, वो भागकर उनके करीब गई थी। शाहिद उसको देखकर मुस्कुराए थे। वो उनके सामने जाकर उनके सीने से लग गई थी। शाहिद ने उसको बालों को चूमा था। आई मिस्ड यू सो मच मामू जान, वो उनसे अलग होते हुए बोली थी जबकि उनके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। उन्होंने उसके हाथ
ऊपर करके चूम लिए थे। हाँ, इसीलिए तो एक चक्कर भी नहीं लगाया हमारी तरफ। इतने मसरूफ़ है कि मेरे लिए भी वक्त नहीं निकाल सके। लड़की अब तो आ गया हो ना, सारा दिन साथ गुजारेंगे, अब खुश हो। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद शाहिद अंदर की जानिब बढ़ गए थे और हाले हारून के साथ हसन के कमरे में चली गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। हाँ, इसका टाइम ड्यूरेशन मैं थोड़ा कम करने लगी हूँ, 1 घंटा बहुत मुश्किल है यार। तो डेली बेसिस पर मिलेगी आप लोगों को, अब बिल्कुल गैप नहीं आएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।